हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस कंडीशन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये जो हेपेटाइटिस का है ना, ये जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इसके अंदर क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन तो 101% मिलेंगे आपको आने वाले एग्ज़ाम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हेपेटाइटिस होता क्या है कि इसके अंदर लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। हेपेटाइटिस का मतलब क्या है? लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन होना, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। और अपन हेपेटाइटिस की बात करें तो इसके टाइप्स की बात करें तो इसके टाइप्स हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, एफ, जी तक होते हैं। यानी कि हेपेटाइटिस ए और ई होता है ना, वो फीको ओरल रूट के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है। किसके द्वारा होता है? हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई फीकल ओरल रूट के द्वारा ट्रांसमिटेड होते हैं। और ये जो हेपेटाइटिस बी, सी, डी, एफ, जी होते हैं ना, ये ब्लड बोर्न होते हैं, यानी ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा ट्रांसमिटेड होते हैं। इनका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? ब्लड बोर्न, यानी कि ब्लड के द्वारा या ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा ट्रांसमिटेड होते हैं। और हेपेटाइटिस ए और ई होते हैं ना, जो फीकल रूट और ओरल रूट के द्वारा ट्रांसमिटेड होते हैं। और अपन इसके अंदर एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें एक ही हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस बी के अंदर क्या होता है? डीएनए वायरस पाया जाता है और इन सभी के अंदर आरएनए वायरस पाया जाता है। लेनेज हेपेटाइटिस की बात करें तो इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है? एल्कोहल। जो लोग एल्कोहल का ज़्यादा इंटेक करते हैं तो उसमें हेपेटाइटिस होता है। यानी कि हेपेटाइटिस की कंडीशन होगी तो वो कौन से टाइप का हेपेटाइटिस होगा? उनमें होगा लेनेज हेपेटाइटिस की कंडीशन होगी। और अपन इनकी कुछ ड्रग्स भी होते हैं जो हेपेटाइटिस की कंडीशन को करवाती हैं, जैसे हेपेटोटॉक्सिक ड्रग कहते हैं उन्हें। जैसे टीबी की ड्रग हुई, बर्थ कंट्रोल पिल्स हुई, और एनएसएआईडीज या ओएच या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं, टॉक्सिक ड्रग होते हैं ना, ये सभी क्या करती हैं? हेपेटाइटिस को करवाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, यानी हेपेटाइटिस की कंडीशन करवाती हैं ये सभी ड्रग्स। और अपन इसकी फेज की बात करें तो इसकी 3 फेज आती हैं। हेपेटाइटिस के कितने फेज आएंगी? इसके 3 फेज आएंगी। फर्स्ट आएगी प्री इक्टेरिक फेज, एंड सेकंड आएगी इक्टेरिक फेज, एंड थर्ड आएगी पोस्ट इक्टेरिक फेज। तो अपन इसके ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं, तीनों के वैसे समझ लेते हैं। यानी कि प्री इक्टेरिक फेज कब होती है? यानी कि प्री इक्टेरिक फेज कब होगी? 2 वीक एक्सपोज टू वायरस, यानी कि वायरस के संपर्क में आने के 2 सप्ताह तक की जो फेज होती है उसे अपन प्री इक्टेरिक फेज कहते हैं। वायरस के संपर्क में आने के बाद 2 सप्ताह तक की फेज को अपन प्री इक्टेरिक फेज के नाम से जानते हैं। सेकंड होते हैं इक्टेरिक फेज, यानी कि जो प्री इक्टेरिक फेज के बाद में आती है उसका ड्यूरेशन होता है 120 डेज। एंड नेक्स्ट आती है लास्ट वाली पोस्ट इक्टेरिक फेज, जिसकी अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। उसका ड्यूरेशन होगा 6 मंथ तक। तो अपन बात कर रहे हैं प्री इक्टेरिक फेज की। प्री इक्टेरिक फेज में क्या होता है? इन्फेक्टिव फेज होती है एक, तो ये इसमें क्या होता है ये इन्फेक्टिव फेज होती है। और इसके अंदर अपन इन्फेक्टिव फेज होती है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्प्रेड हो सकता है या होता है, तो इसमें अपन प्रिकॉशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इसके नेक्स्ट की बात करें तो यानी कि 2 वीक एक्सपोज टू वायरस, वायरस के संपर्क में आने के बाद 2 वीक तक इसका ड्यूरेशन रहता है। और क्या होगा दोस्तों इसमें कि सिग्निफिकेंट लीवर इन्फ्लामेशन, इसमें लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन होने के बाद पेन होता है राइट अपर क्यूड्रेंट पोजीशन में। और नेक्स्ट बात करें इसके सिम्टम्स की, तो लाइक सिम्टम्स आएंगे जैसे फीवर हुआ, लॉस ऑफ एपेटाइट हुआ, एंड नोजिया वोमिटिंग हुआ, एंड बॉडी मलेजिया, बॉडी में कप कपी आएगी, ये इसमें सिम्टम्स आते हैं। और टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर करते हैं अपन लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, जिसमें क्या होता है कि इसमें ALT एंड AST की वैल्यू बढ़ी हुई मिलती है। यानी कि ALT एंड AST की वैल्यू प्री इक्टेरिक फेज के अंदर बढ़ी हुई मिलेगी, जिसके अपन नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो ALT को SGPT के नाम से भी जानते हैं। ALT मतलब एलेमिन अमीनो ट्रांसफरेज। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी? मेन के अंदर बात करें तो 10 से 55 यूनिट पर लीटर होगी। मेन के अंदर कितनी होगी? 10 से 55
यूनिट पर लीटर, और वोमेन की बात करें तो वोमेन में होगी 7 से 30 यूनिट पर लीटर। AST एपार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज या SGOT, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो मेन में कितनी होगी 10 से 40 यूनिट पर लीटर, और वोमेन में कितनी होगी 9 से 25 यूनिट पर लीटर। तो चलो ठीक है दोस्तों, ये हुई प्री इक्टेरिक फेज। तो इसके अंदर क्या क्या हुआ, अपन क्या क्या देखें इसके अंदर। तो एक तो इसमें क्या हो रहा है, इसका ड्यूरेशन, वायरस जो वायरस एक्सपोज हो रहा है, वायरस के एक्सपोज में आने के बाद 2 सप्ताह तक का इसका ड्यूरेशन रहता है। और इसके अंदर कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वोमिटिंग, बॉडी मलेज। और इसके अंदर लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या होता है, AST और ALT की वैल्यू बढ़ी हुई मिलती है। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इक्टेरिक फेज की, यानी इक्टेरिक फेज कब होगी, जस्ट प्री इक्टेरिक फेज के बाद में स्टार्ट होती है, और इसका ड्यूरेशन होता है 120 डेज। तो इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है दोस्तों कि ये बहुत, यानी कि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, अच्छे से सुनना दोस्तों, ध्यान लगा के सुनना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यानी कि इसमें क्या होता है इक्टेरिक फेज में, ये जो RBC होती हैं उन वो ब्रेक डाउन हो जाती है, या वो टूट जाती हैं, या उनका लाइसिस हो जाता है। तो इसके अंदर अपन असेस करते हैं, RBCs को असेस करते हैं कि कितनी टूटी या कितनी ब्रेक डाउन हुआ। RBC का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो जिससे RBC का ब्रेक डाउन होगा तो उससे क्या होगा, बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होगा, जिससे क्या होगा, RBC के टूटने के बाद बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होगा। और बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होने के बाद में क्या होगा कि ये क्या होता है कि बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होने के बाद बिलीरुबिन बॉडी के द्वारा एक्सक्रेट हो जाता है एक तो, यानी कि अपन इसके बिलीरुबिन की भी बात करें तो बिलीरुबिन भी 2 टाइप का होता है। एक तो क्या होता है, एक तो होता है अनकंजुगेटेड, और एक होता है कंजुगेटेड। अनकंजुगेटेड की बात करें तो ये वाटर में अनसोल्यूबल रहेगा, वाटर अनसोल्यूबल रहता है, जिससे क्या होता है, ये शरीर में ही स्किन में डिपॉजिट हो जाता है। दोबारा से सुनना दोस्तों, बिलीरुबिन क्या हो रहा है, RBC के टूटने के बाद बिलीरुबिन का फॉर्मेशन हो रहा है, और बिलीरुबिन 2 प्रकार का होता है, कंजुगेटेड एंड कंजुगेटेड। अनकंजुगेटेड में क्या होगा, ये जो अनकंजुगेटेड होगा वो वाटर में अनसोल्यूबल होगा, वाटर में घुलनशील नहीं होगा, जिससे ये क्या होता है, स्किन में ही डिपॉजिट हो जाता है, या स्किन में जम जाता है, जिससे क्या होता है, जॉइंटिस का निर्माण हो जाता है, या प्यूराइटिस की कंडीशन हो जाती है। और एक होता है कि कंजुगेटेड बिलीरुबिन, जो क्या होता है, कंजुगेटेड बिलीरुबिन यूरिन या स्टूल के द्वारा एक्सक्रेट हो जाता है। तो अपन चलो ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि ये जो मैंने बोला है ना वही इसके अंदर है। तो अपन देख लेते हैं कि जैसे इसमें क्या हो रहा है, असेस विथ RBC लाइसिस। अपन इसके अंदर RBCs को असेस करेंगे, RBC टूट रही है उनको। और बिलीरुबिन के अपन नॉर्मल कलर की बात करें तो बिलीरुबिन में क्या होता है, बिलीरुबिन गिव्स नॉर्मल कलर टू द यूरिन, स्टूल एंड बाइल। जो बिलीरुबिन होता है, जो RBC के डिस्ट्रक्शन के बाद में जो बिलीरुबिन का फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी कलर की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है कि ये बिलीरुबिन क्या करता है कि गिव्स नॉर्मल कलर टू द यूरिन, स्टूल एंड बाइल। यूरिन, स्टूल एंड बाइल को नॉर्मल कलर प्रोवाइड करवाने का काम बिलीरुबिन करता है। बिलिरुबिन के बाद बिलीरुबिन का फॉर्मेशन हो रहा है, और बिलीरुबिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो बिलीरुबिन 2 प्रकार के हैं, अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड। तो चलो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें यही है कि ये जो बिलीरुबिन होता है ना, जो क्या होता है इस कंडीशन के अंदर बिलीरुबिन बढ़ जाता है। एक तो लीवर इज डैमेज, इंक्रीज अनकंजुगेटेड सीरम बिलीरुबिन। तो वही कंडीशन जैसे मैंने अभी पहले बताई थी, वही कंडीशन हो रही है। इसमें क्या हो रहा है कि लीवर डैमेज हो रहा है हेपेटाइटिस की कंडीशन में, तो जिससे क्या होगा, इसमें अनकंजुगेटेड सीरम बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। और इसका लेवल बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा, इसका लेवल बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा, स्किन के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। फर्स्ट क्या होगा, ये स्किन के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। स्किन में डिपॉजिट होता है तो उस कंडीशन को अपन प्यूराइटिस या जॉइंटिस के नाम से जानते हैं। ये स्किन में डिपॉजिट क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि ये वाटर में इनसोल्यूबल है, वाटर में घुलनशील
नहीं है, जिससे एक्सक्रेट नहीं हो रहा है ये, तभी ये स्किन में डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पे। और अपन इसके स्टूल की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टूल का कलर कैसा होता है हेपेटाइटिस के कंडीशन में, ये भी आता है एग्जाम में कई बार। तो इसमें क्या हो रहा है, स्टूल का कलर कलर स्टूल हो रहा है। और यूरिन की बात करें तो टी कलर्ड यूरिन, इसके अंदर एक ड्रग होती है कोलेस्टाइरेमिन नाम की ड्रग होती है, यानी कोलेस्टाइरेमिन नाम की एक ड्रग होती है जो क्या करती है, ये क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल एसिड को के साथ बाइंड हो जाती है। यानी कोलेस्टाइरेमिन ड्रग क्या करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल एसिड को बाइंड कर लेती है, यानी कि बाइंड कर देती है। जिससे क्या होगा, जिससे बाइल एसिड का एब्जॉर्प्शन, जिससे वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा कि बाइल एसिड स्टूल के थ्रू एक्सक्रेट हो जाएगा, यानी कि बाइल एसिड वहाँ से निकल जाएगा। और बाइल एसिड निकलने के बाद में क्या होगा, बाइल एसिड की कमी आ जाएगी बॉडी के अंदर। तो कोलेस्टाइरेमिन क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल एसिड के साथ बाइंड होके इसको एक्सक्रेट करवा देता है। तो इस कंडीशन में क्या क्या होता है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसमें साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कोलेस्टाइरेमिन क्या क्या करवा देता है, कॉन्स्टिपेशन करवा देगा। एंड बाइल एसिड इज द कंपोनेंट ऑफ द बिलिरुबिन दैट कॉजेज द प्यूराइटिस। और बाइल एसिड क्या है, बिलिरुबिन का एक कंपोनेंट है। बाइल एसिड क्या है, बिलिरुबिन का कंपोनेंट है, जिसके कारण प्यूराइटिस की कंडीशन हो रही है, जैसे अपन पहले बात कर चुके हैं इस बारे में। ठीक है दोस्तों, और इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो एब्जॉर्ब विटामिन ए डी ई के का क्या होता है, इसमें विटामिन ए डी ई के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है। क्यों क्यों डिक्रीज करता है दोस्तों, कि कोलेस्टाइरेमिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल एसिड के साथ बाइंड हो जाता है और बाइल एसिड को वहाँ से एक्सक्रेट करवा देता है। और बाइल एसिड वहाँ से एक्सक्रेट होगा तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो विटामिन ए डी के का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, तो नहीं होगा, इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। जिससे क्या होगा, वहाँ पे ब्लीडिंग की कंडीशन क्रिएट होगी। ब्लीडिंग की कंडीशन क्रिएट क्यों होगी, क्योंकि ये जो विटामिन के होता है ना, ये क्लॉटिंग फैक्टर में बहुत हेल्पफुल रहता है, जिस कारण से अपन वहाँ पे कोलेस्टाइरेमिन कंडीशन के अंदर ब्लीडिंग को असेस करते हैं। और अपन इसके डाइट की बात करें तो तो क्या क्या करेंगे इसके अंदर, डाइट में प्रोटीन और फेट को बिल्कुल कम कर देते हैं इनको, यानी कि मोस्टली अवॉइड ही करवा देते हैं। और अपन कार्बोहाइड्रेट को इसमें बढ़वा देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, और अपन अब लास्ट स्टेज की बात करते हैं, वो है कि पोस्ट इक्टेरिक फेज, यानी कि इसके ड्यूरेशन की बात करें तो 6 मंथ तक इसका ड्यूरेशन रहता है। और इसमें क्या होता है कि सिम्टम्स आते हैं जनरलाइज फैटिग, यानी कि जनरलाइज थकान सी महसूस होगी, इसमें ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आएंगे। ये जो स्टेज होती है, ये जो फेज होती है, वो इक्टेरिक की फेज के बाद में होती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज भी इक्टेरिक फेज है, उसके बाद पोस्ट इक्टेरिक फेज हो रही है। इसका ड्यूरेशन 6 मंथ रहेगा। इसमें जनरलाइज फैटिग सिम्टम्स होंगे एंड केजेशन ऑफ सिम्टम्स, यानी कि जो सिम्टम्स होंगे वो समाप्ति की ओर अग्रसर रहेंगे, या जो सिम्टम्स होंगे वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे इस फेज के अंदर। और अपन इसके पोस्ट इक्टेरिक फेज के मैनेजमेंट की बात करें तो इंटरफेरोन इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करते हैं। ये क्या होता है कि इंटरफेरोन इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, जो क्या है कि ये एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, ये कंडीशन को आगे फैलने से रोकने का काम करती है। और इसको अपन लाइफ टाइम तक नहीं देंगे, केवल 1 सप्ताह में 3 से 5 बार इस सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।